चलिए यहाँ देखो, छोड़ो यार, बात हटाओ ना, वो सब बाद में बात करना, पढ़े ले रहेगा वो फीस ले थोड़ी देखता। यहाँ देखिए, हमने कल बताया था क्या चीज़, कि अगर थर्मल पावर प्लांट को वर्क करवाना होगा यानी काम करवाना होगा तो सबसे पहले कोयला जलाना। डिफिनेशन में ही बोला क्या, कोयले को अगर दहन करे तो उससे जो उष्मा ऊर्जा, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, कोयला लाना पड़ेगा। तो कोयला लाएंगे तो बड़ा बड़ा चट्टान में, आप देखे होंगे बाराती शादी ब्याह में पहले कोयला पे खाना बनता था, तब बड़का कोयलवा दे देते थे ना, तो सब ऊपरे ऊपरे जल जाता था, और सुबह देखते थे तो उसको फोड़ के तब बीचे में बच जाता था। तो उसको हम बचाने के लिए इंजीनियर इसीलिए बना, तो हमने क्या किया कि उसको जार क्रशर, एगो मशीन है जैसे मिक्सी मशीन है ना बबुआ, तो डायरेक्ट अगर मसाला डाल देगा सब्जी में तो कट कट करेगा नहीं, और तीता भी लगेगा, लेकिन उसी को जब हम महीन करके डालते हैं तो सब्जी में अच्छा तरीका से मिल जाता है। उसी प्रकार से बड़का बड़का कोयला को अगर डाल देंगे डायरेक्ट भट्ठी में तो जलेगा नहीं, ऊपर ऊपर जलेगा, तो इसलिए पूरा कोयला के पास जो उष्मा ऊर्जा था उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, एकदम रद्दी रद्दी कर देंगे। रद्दी रद्दी मतलब पाउडर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में। अब देखिए जब पाउडर के फॉर्म में होता है तो यहाँ देखिए कोल अनलोडिंग, यानी कहने का मतलब है कोयला को सबसे पहले जिस माध्यम से आएगा, ट्रक से आया था ट्रक से, ट्रेन से आया था ट्रेन से, यहाँ पर ही सबसे पहले उसको उतारेंगे। अनलोडिंग करने का मतलब जिस पे रखा हुआ है उससे उतारेंगे। उतारने के बाद इसको कोल प्रिपरेशन करेंगे। कोल प्रिपरेशन करने का मतलब है कि इसको सही जगह पे रखेंगे। ऐसा ही रख दीजिएगा खुले जगह में, तो ऊपर से हर दिन में देखेगा तो शीत गिरता है, रात में गिरता है कि नहीं, तो रात में शीत गिर जाएगा। अब बबुआ उसको जलाएंगे तो जलेगा बढ़िया से नहीं, इसलिए उसको टीन के समियाना में रखेंगे, समझ रहे हैं, हाँ, ताकि उसमें मॉइस्चर ना पड़े। मॉइस्चर मतलब आर्द्र में नहीं पड़े। अब आगे देखिए, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज, यानी वही हम जो बताएं कि जहां पर ही हमको रखना होगा। अभी नहीं है कि कल हमको बिजली उत्पादन करना है तो एक दिन के कोयला ला के और रख देंगे, नहीं। कहता है कि किसी भी थर्मल पावर प्लांट को बढ़िया अच्छे तरीका से चलने के लिए कम से कम कोयला को 15 से 30 दिन के लिए एडवांस में होना चाहिए। आप लॉकडाउन में देखे होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, तो क्या हुआ था कि लॉकडाउन में कोई ड्राइवर काम करना नहीं चाह रहा था, तो मालगाड़ी चल नहीं रहा था, तो कोयला फैक्ट्री से, कोयला खदान में से कोयला निकलेगा तबे न जाएगा जी। और सब मजदूर कहाँ चल गया, घरे, तो कोयला के शॉर्टेज हो गया होगा। तो देखते होंगे न्यूज में आता था फलना पावर प्लांट के पास 3 दिन का कोयला के क्षमता, यानी 3 दिन तक बिजली आएगा, चौथा दिन अगर नहीं आया कोयला तब बिजली आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज आप छोटा जगह नहीं समझिए, बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, यानी वहाँ पर ही हम कोयला को लाएंगे और कम से कम 15 से 30 दिन के स्टॉक रखेंगे। उसके बाद देखिए कोल हैंडलिंग पावर प्लांट, यानी कोल हैंडलिंग में यहीं पे हम बोलते हैं कि जार क्रशर के मदद से हम इसको जो बड़ा बड़ा कोयला आया था उसके छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में बदलेंगे। अब छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में आ गया तो देखिए यहाँ पर यह है बॉयलर, कोचे बाबू बॉयलर। ध्यान दीजिएगा, एक एक इक्विपमेंट का क्या क्या काम है ये बहुत जरूरी है। आपको पूछ देगा बॉयलर क्या है तो आपको बताना पड़ेगा जो हम अभी बता रहे हैं। कहता है बॉयलर एक ऐसा उपकरण है जो पानी को भाप में बदलता है। फिर से बोलिएगा, पानी को भाप में बदलता है, यानी बॉयलर एक ऐसा युक्ति है जो पानी को किस में बदलेगा, भाप में। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर ही हम लगाते हैं फर्नेस, ये देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर ही रहता है फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्ठी। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो ऊपर में रख देते हैं कोई चीज, कुकर, तो कुकर हो गया बॉयलर, लेकिन नीचे गैस है कि नहीं है, तो नीचे गैस वाला को ही हम बोलते हैं फर्नेस। क्या बोलते हैं, फर्नेस। वही फर्नेस में जाएगा कोयला, कौन चीज जाएगा, कोयला। अब जैसे ही जाएगा तो कोयला क्या होगा, जलेगा। अब नीचे से जला और एकराम बॉयलर में कोची धैल है, पानी, तो शुरू में है कोची, पानी, लेकिन फर्नेस में जब कोयला गया तो जलते 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 धीरे धीरे ऊपर वाला जो पानी रखा है उसका तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप भी जानते हैं कि जब 1 लोटा पानी रखते हैं गैस पर तो 2 मिनट के बाद उसका हाथ में उंगली डालते हैं तो गर्म महसूस होता है, यानी कुछ समय के बाद धीरे 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 उसका तापमान बढ़ते जाता है। और हम जानते हैं कि वाटर एक ऐसा लिक्विड है, द्रव है, जो 100 डिग्री सेल्सियस के पार जैसे ही जाता है वो लिक्विड से बदल जाता है किसमें, गैस में, यानी ठोस द्रव से बदल जाता है किसमें, गैस में। तो हमने यही तो बताया बॉयलर क्या काम करता है, पहले था उसमें कुछ पानी यानी लिक्विड फॉर्म में था और बदल दिया किसमें, गैस में। तो बॉयलर एक ऐसा युक्ति है जो द्रव को बदलता है किसमें बाबू, भाप में। किसमें, भाप में। कोई दिक्कत यहाँ तक पहले काम क्या किए, कोयला लाए, कोयला को हम छोटा छोटा टुकड़ा में किए, उसको डाले फर्नेस में। फर्नेस नहीं याद रहता है, भट्ठी समझो, ठीक है, भट्ठी में डालें, भट्ठी जला, ऊपर हम रख दिए थे कोची, बॉयलर, कोची रखे थे, बॉयलर।
अब बॉयलर को जब उसमें पानी भरे होंगे तो नीचे से जब जल रहा होगा तो धीरे धीरे तापमान बढ़ा होगा। तापमान बढ़ते बढ़ते अभी बताएं अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हिंदी में कुछ बोलते हैं बाबू? क्वथनांक, क्वथनांक ना, अलग अलग द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल भी लिक्विड है, लेकिन उसको जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पर लाते उड़ जाता है। उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? लेकिन पानी उड़ता है नहीं। पानी क्या खासियत है कि 100 डिग्री जब तक नहीं होगा तब तक वो भाप में नहीं बदलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमको कितना डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ेगा? 100 डिग्री। अब जैसे ही 100 डिग्री होगा एकराम बाबुआ पानी भरल है, कुछ भरल है पानी। अब बॉयलर जब बनाया जाता है तो ऊपर से देखिए होल, छेद है। जहाँ जहाँ लाइन आप समझ रहे हैं ना, जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है आप समझिए कि वहाँ पर ही छेद है, कुछ है छेद है। तो देखिए नीचे से पानी भाप में बदला। अभी भाप को यहाँ रखेंगे नहीं, भाप को यहाँ रखना नहीं है, आगे भेजाएंगे। देखिए यहाँ से ही भाप गया कहाँ बाबू? देखिए सुपर हीटर में। लाल वाला पेन को देखना है, किसको देखना है? लाल, दिख रहा है पीछे तक? लाल वाला देखना है। यहाँ गया सुपर हीटर, कहाँ गया? सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम कुछ नहीं है, जैसे हम भाप जो उत्पन्न करते हैं तो उस भाप में थोड़ा बहुत द्रव रहता है। क्या रहता है? द्रव। द्रव करने का मतलब पूरी तरीका से अभी गैसियस में बदला नहीं था, उसमें थोड़ा बहुत मात्रा था किसका? द्रव का। तब वो क्या करता है कि उसको और गर्म कर देता है। क्या कर देता है? और गर्म। तो और गर्म कर, सुपर हीटर काम क्या करता है कि पहले जो भाप आया था उस भाप को और सुखा देगा। क्या कर देगा? और सुखा देगा। अब क्यों सुखाएगा वो आगे बताएंगे, इसका क्यों ऐसा काम है। तो सुपर हीटर का काम है कि जो हमारा भाप आ रहा था वो अभी मॉइस्चर वाला था। मॉइस्चर मतलब वो अभी नमी था, उस नमी को उड़ाने के लिए हमने यहाँ पर लगाया कोची? सुपर हीटर। तो सुपर हीटर का काम होता है कि नमी वाला जो भाप है उसको सूखा भाप में बदलना। फिर से ध्यान दीजिएगा, सुपर हीटर का काम क्या है? नमी वाला भाप को बदलना है किसमें? सूखा हुआ भाप में। किसमें? सूखा हुआ भाप में। अब आगे देखिए लाल वाला कलम कहाँ गया है? इधर से गया है यहाँ पर स्टीम टरबाइन के पास। कहाँ गया बाबू? स्टीम टरबाइन। तो हम बताए थे कि टरबाइन जो है वो एक प्रकार के ऐसा युक्ति है या वैसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा, समझ में आ रही बात? सॉरी, यहाँ से देखिएगा इस भाप ऊर्जा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ स्टीम टरबाइन जो है वो भाप ऊर्जा को बदल देता है किसमें? गतिज ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बाबू? यांत्रिक ऊर्जा में। अभी टरबाइन होता कैसा है तो बताइए किए थे कि क्या होगा? ये पंखा नियन रहता है। ये पंखा देख रहे हैं? हाँ। अब इसी के ऊपर भाप गिराएंगे तो भाप के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, समझ में आ रही बात? जब छोड़ते हैं ना तो देखिएगा बहुत हाई प्रेशर के साथ जाता है। और नहीं विश्वास है तो एग्जाम्पल छोटका कुकर वाला देवे किए थे। 2 लीटर के कुकर रहता है, ओकरा जब गर्म करते हैं करते करते पानी जब पूरा भाप बन जाता है तो उसमें इतना प्रेशर होता है कि सीटी को क्या कर देता है? ऊपर उठा देता है। तो सोचो 2 लीटर के कुकर था तो ऐसा कर सकता था। यहाँ लाख लीटर वाला है, सोचो कितना ज़्यादा भाप उत्पन्न हुआ होगा। अब यहाँ से भाप को हम जब इस टरबाइन पे लेके गए तो टरबाइन के ऊपर जब पारते हैं तो घूमने लगता है। क्या होता है बाबू? घूमने लगता है। तो टरबाइन जो होता है उस भाप एनर्जी को बदल देता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बाबू? यांत्रिक ऊर्जा में। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पर कपल है। क्या है? कपल। कपल कहने का मतलब एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? जनरेटर से या अल्टरनेटर से। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जनरेटर देता है, कभी कभी अल्टरनेटर देता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उससे आउटपुट आपका कैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर डीसी लेना चाहते हैं, कैसा दिष्ट धारा लेना चाहते हैं तो जनरेटर वाला लगाएंगे। याद कीजिए इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताए थे कि जनरेटर जो है वो हमको आउटपुट में डीसी एनर्जी देता है और अल्टरनेटर जो है वो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, यानी एसी वाला देता है। क्या देता है? एसी। तो यहाँ जनरेटर लगाइएगा तो डीसी देगा, अल्टरनेटर लगाएगा तब एसी देगा। भाई एसी दे चाहे डीसी दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया कि नहीं बदल गया? बताइए। अब यहाँ से जो हमको मिलेगा कहाँ से बबुआ? तो यहाँ से कहाँ चल गया जी? वीडियो चल गया जी, सेव नहीं हो रहा। यहाँ क्लिक कर रहे हैं, कहाँ से? ये सेव थोड़ी ना हो गया, वो डाउनलोड होके आ जाता था हाथी में। वो तो बतिया हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से ही जनरेटर है। अब बताओ बाबू, यहाँ से जो हमको आउटपुट में मिलेगा वो कौन सा एनर्जी मिलेगा? इलेक्ट्रिकल मिलेगा। वो छोड़ दो डीसी मिला कि एसी मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। कौन सा एनर्जी मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो देखिए, तो यहाँ से कोयले के पास जो एनर्जी था उस एनर्जी को हमने बदल दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। छोड़ो, डाउनलोड नहीं है, उल्टा रहता है तब डाउनलोड होता है, समझे। तिरिया जो ऊपर देख रहे हैं ना, नीचे रहता ना तब डाउनलोड के ऑप्शन आता है। हाँ ध्यान देखिए, अब यहाँ से जनरेटर से हमको मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन कहता है कि क्या इतना ही करने के बाद हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि देखिए जब इतना लगातार आप यूज करते रहेगा तब पानी सब तो भाप बनाए हैं तो उड़ते न चल जाएगा जी। जैसे आप सोचिए यहाँ पर ही भाप बनाइएगा तो 2 मिनट रखने के बाद वो फिर कहाँ चल जाएगा, आसमान में उड़ जाएगा। तो आप सोचिए डेली लाख लीटर भाप बना रहे होंगे, तो ऐसा होगा कि कितना बड़ा नदी होगा, कितना बड़ा तालाब होगा, कितना बड़ा पोखरा होगा, कितना बड़ा बड़ा पंप लगा दीजिएगा, वो पनिया सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से जो भाप यूज हो गया था यानी टरबाइन को जब घुमा दिया था उसके बाद वो भाप बचा होगा कि नहीं बचा होगा, तो उसी भाप को हम अलग से एक कंडेंसर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंडेंसर। इस कंडेंसर के मदद से जो भाप था उसी भाप को बदल देते हैं किसमें, द्रव में। क्या में? द्रव में, या बोले तो पानी में। किसमें? पानी में। तो कंडेंसर आपसे पूछेगा कि कंडेंसर क्या है, तो थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर एक ऐसा युक्ति है जो भाप को बदल देता है किसमें, द्रव में। भाप को द्रव में, पानी नहीं दिया, बोल देगा कुछ, लिखेगा कंडेंसर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम इनटू कौन सी, वाटर, या स्टीम इनटू लिक्विड, यानी कि भाप से बदल देगा किसमें, द्रव में। किसमें? भाप से बदलेगा द्रव में, यानी भाप से बदलेगा पानी में। तो कंडेंसर का क्या काम है बाबू, कि जो भाप पहले यूज हो गया था कहाँ, टरबाइन के पास, तो बचा हुआ भाप को फेंकना नहीं है, उस बचे हुए भाप को हम इस कंडेंसर के मदद से हम उसको फिर से बदल देंगे किसमें, पानी में। किसमें? पानी में। अब पानी में ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए, अब देखिए इसको ये गर्म रहेगा, ये ठंडा नहीं करेगा। कंडेंसर जो है वो सिर्फ क्या किया, भाप से बदल दिया किसमें, पानी में, लेकिन उसको ठंडा नहीं किया, तो ठंडा उसको करना पड़ेगा। फिर से यहाँ तक ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही हम लगाते हैं कूलिंग टावर। कोची बाबू, कूलिंग टावर। नामे से पता चल रहा है कूलिंग, कूल मतलब होता है ठंडा, और टावर कहे के मतलब होता है बड़के गो कोई मशीन होगा। तो समझिए कूलिंग टावर का काम होता है कि जो गर्म वाला पानी कंडेंसर से कंडेंसेट हुआ था उस पानी को इस वाले मशीन से यानी कूलिंग टावर के मदद से उस गर्म पानी को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो कूलिंग टावर का काम क्या हुआ, गर्म पानी को ठंडा करना। इस कूलिंग टावर का काम क्या हुआ, गर्म पानी को ठंडा करना। अब देखिए, आप जानते हैं कि ठंडा करने का कुछ तरीका होता है। अगर एक कप में आप एक कप में चाय लीजिए और उतना ही चाय को अगर एक थारी में रख लीजिए तो थारी वाला चाय बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और कप वाला चाय बड़ी लेट से ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतने जल्दी टेम्परेचर भी खत्म होगा। तो अब देखिए, चाहवा लेके आ गए थे कप में तो उसका एरिया क्या हो गया, कम गया ना जी, तो वो बड़ी देर में ठंडा होगा। तो यहाँ पर जो पानी होता है उसको क्या करते हैं, फव्वारा बना देते हैं। तो कचहरी गया है, ये कचहरी गया होगा ना, तो देखना फुहारा लगल रहता है ऐसे, नहीं तो वैसने अगर हम का पनिया के फुहारा ऐसे कर देंगे तो ज़्यादा देरी तक हवा में रहा कि नहीं। अरे पानी कैसे उछालें, तो पानी इतना दूर से नीचे तक आया तो ऊपर से आते आते नीचे ढेर सारी हवा से मिल गया कि नहीं, और हवा का तापमान कम था और पानी का तापमान ज़्यादा था। तब अभी पिछले क्लास में बताएं कि जिसका तापमान ज़्यादा रहता है अगर उसमें कम तापमान वाले वस्तु को सटाते हैं तो गर्म का दे देता है कम वाला के। तो इसको ऐसे फुहारा मराए थे तो पानी क्या था, ज़्यादा गर्म, और हवा था कम गर्म, तो हवा के दे दिया अपना कोची तापमान, और वह पनिया जो नीचे आएगा वो कोची होगा, ठंडा होके आएगा कि नहीं आएगा। तो कूलिंग टावर वही काम करता है। एने से पनिया गया, फुहारा ऐसे मारा, इतना दूर तक ऐसे करके ऐसे गिरा, देख रहे हैं ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक आते आते ढेर समय तक रहा कि नहीं, हवा में रहा, तो ढेर देरी तक हवा में रहा तो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्योंकि अभी एग्जाम्पल बताएं कि अगर बताइए कि अगर एगो कटोरी में या एगो थारी में जब पानी रखेगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा एज कंपेयर टू, यानी कि उसके तुलना में, किसके तुलना में, कप के तुलना में। तो यहाँ पर हम एरिया बढ़ा दिए कि नहीं, जब फुहारा मरवाएं तो एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब बढ़ा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ से जो ठंडा हुआ होगा पानी तो फिर से हम उसको लाएंगे कहाँ पर ही, देखिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से लाने के लिए अपने से तो आएगा नहीं, तो आप जानते हैं कि अगर मान लिए सप्लाई पानी आता है
कभी कभी अगर हमको 3 तल्ला पर चढ़ाना रहता है तो अपने 3 तल्ला तक चढ़ जाएगा नहीं, हमको नीचे मोटर लगावे पड़ता है, लगता है कि नहीं। और मोटरवा क्या करता है, उधर वाला पनिया के एकदम तेज से टानता है और उसके बाद ऊपर भेज देता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वाटर फीडर लगाते हैं, फीडिंग पंप। क्या लगाते हैं, फीडिंग पंप। फीडिंग पंप कहे के मतलब जनरल की एगो मोटर लगाते हैं। मोटरवा क्या करेगा, यहाँ से जो पनिया आएगा वो धीरे धीरे आ रहा होगा, उसको गति को रफ्तार करके फिर से इसको भेजेगा। तो गर्म करेंगे आगे, अभी ठंडा है, आने तो अब यहाँ तक आया। तो देखिए जब हमारा भाप से पानी में बदला था तो अगर 90 लीटर पानी भाप में बदलेंगे और फिर उस भाप को पानी में बदलिएगा तो 90 के 90 लीटर नहीं आएगा, कुछ कम जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ कम जाएगा। तो कुछ कम जाएगा लेकिन हमको भेजना तो है 90 के 90 लीटर। तो हम कमेगा जो पानी उस यहाँ से नदी तालाब झरना से मान लिया जाए कि आप 90 लिए थे शुरू में, फिर भाप बनाए, फिर भाप से पानी बनाए, तब बचा 85 लीटर। कितना बचा, 85 लीटर। 5 लीटर लॉस कर गया कि नहीं कर गया, तब 5 लीटर देना पड़ेगा ना। तो हम 5 लीटर इस नदी से ले लेंगे। अब सोचिए कि 90 के 90 छोड़ देते तो 90 लीटर लेना पड़ता, लेकिन अब हमको कितना लेना पड़ रहा है, 5 लीटर। तो हमारे लिए फायदा है कि नहीं फायदा। एगो मात्र मशीन लगाएं, कौन सी, कंडेंसर, और हमको 85 लीटर पानी क्या हो गया, बचत हो गया। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर 85 लीटर आप कह रहे हैं, 85 लीटर से क्या होगा। 85 नहीं है, 85 लाख समझिए, 85 लाख करोड़ लीटर समझिए। तो सोचिए उतना पानी अभी यहाँ आप बैठे बैठे आपको आसानी से पानी मिल जाता है। बेंगलुरु के ही कल परसों के न्यूज में देखिए होगा, कर्नाटक के, वहाँ एक आदमी के लाइन लग लग के पानी ले रहा है। जो टंकी हमने क्या आता है ना एगो, ओकरा 2500-3000 रुपया दे के मंगा रहा है, 3-3 दिन पर नहाई पड़ रहा है। तो अब समझो पानी की ज़रूरत कहाँ पता चलता है। तो अब पानी बचत करा रहे हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है कि नहीं है। तो अब देखिए नदी हो तालाब हो जो हो, अब इसमें क्या लेंगे, 5 लीटर पानी लेंगे। एक बार जब प्रोसेस होगा तो मात्र कितना, 5 लीटर। तो परसेंटेज में अगर कहा जाए तो अगर ये पूरा प्रोसेस एक बार होता है तो 1% पानी का लॉस होता है। कितना परसेंट, पानी पर 1% पानी का क्या होता है, लॉस होता है। 99% पानी को हम रिकवर कर लेते हैं। तो कितना बढ़िया फायदा की चीज़ है, इसलिए हम कंडेंसर और कूलिंग टावर लगाते हैं। अब 1% जो पानी कमा था उसको हम कहाँ से ले लेंगे, नदी से ले लेंगे। अब नदी से कैसे लेंगे, तो लोटा से तो भरे नहीं जाएंगे, वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, पंप लगाएंगे। पंप क्या करेगा, खींच के और जो 1 लीटर पानी, जो 1% पानी जो था उसको मिला देगा यहाँ पर ही। अब देखिए ब्लू वाला लाइन देखते जाइएगा, यहाँ से देखिए सब ढेर सारा मोटर लगाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी पानी चाहिए ना। तो मोटर की मदद से यहाँ से पानी खींचेगा और इसको भेजेगा इकोनोमाइजर में। कहाँ भेजेगा, इकोनोमाइजर में। डायरेक्ट बॉयलर में हम नहीं भेजते हैं। इकोनोमाइजर का काम होता है कि जैसे यहाँ से जो पानी आया था वो पानी अभी ठंडा था, क्या था, ठंडा था। लेकिन इकोनोमाइजर जो है इस बॉयलर है यहाँ पर ही, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, ऐसा सोचिए कि इकोनोमाइजर जो होता है वो बॉयलर के पास होता है। कहाँ होता है, बॉयलर के पास। अच्छा ये बात बताओ, अगर यहाँ पर ही चूल्हा जल रहा है, एक बगल में अगर एगो रोटी रख देंगे तब 5 मिनट के बाद रोटियाँ देखे सूख के पापड़ा हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो तापमान था वो रोटियों भी लेने लगा, नहीं। तो इकोनोमाइजर को भी हम बॉयलर के पास ही रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि जो इसका थोड़ा बहुत हीट जो रहता है वो इकोनोमाइजर लेते रहेगा। अब ये वाला पनिया यहाँ से भेजे कहाँ, इकोनोमाइजर में। स्पेलिंगिया अथी ने ना याद हो रहा ना, इकोनोमाइजर किसको कहेंगे, कि ऊपर से जा रहा। देखो इसका हिंदी कहीं नहीं मिलेगा, कौनो कॉपी में, कौनो किताब में, कौनो जगह में तुम ढूंढ लो, कहीं इकोनोमाइजर का हिंदी नहीं मिलेगा, कहीं भी बॉयलर का हिंदी नहीं मिलेगा। बॉयलर का बॉयलर ही मिलेगा। आए हैं टेक्निकल पढ़ने तो इतना समझना पड़ेगा। यहाँ पर इकोनोमाइजर है, तो इकोनोमाइजर जो रहता है यहीं पे रहता है, यहाँ पर ही मान लीजिए। तो यहाँ पर ये कर सटले ना है बाबू, तो यहाँ पर अब थोड़ा बहुत जो तापमान है वही इकोनोमाइजर के पास रहेगा। कहाँ, इकोनोमाइजर के पास। अब यहाँ वाला पनिया जब इकोनोमाइजर में डालें तो उस सटले था, तो देखिए तो ये वाला ये अपना हीट किसको दे रहा है, इकोनोमाइजर में। तो इकोनोमाइजर के अंदर जो पानी रखल रहेगा वो 25 डिग्री से थोड़ा बहुत तापमान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अरे भात बनाए हैं, भात बनाए होंगे तो नीचे तसली रखल रहता है, तसली में हम भात देते हैं, ऊपर एगो प्लेट रख देते हैं। मम्मी के देखिएगा दाल बनावेल रहेगा तो दलिया में पनिया डालल रहता है ना, गर्म पानी डालती है, कौन है, तो वही देखिएगा तसलिया के ऊपर रख देगी कौन सी, थारी, और थारिया में रख देगी 3 लोटा पानी। वो जितना देरी भात बन रहा होगा तितना देरी में वाला पानी कोची हो गया, गर्म। अब बताओ कि वही वाला पानी दाल में डालेंगे तो डबके में ज़्यादा समय लगेगा, नहीं। यही काम यहाँ करवा रहे हैं कि इस पानी को हमको फिर से 100 डिग्री करना पड़ेगा,
क्योंकि इसी पानी को फिर से बदलना है किसमें, भाप में। तो हम ऐसा करते हैं कि बॉयलर में जाने से पहले अगर थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो कोयला जो खपत हो रहा है वो कम खपत होगा कि नहीं होगा, बस यही काम करवाना है। इकोनोमाइजर में जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो पानी का तापमान जो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब ऐसा करने से इस पूरे थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी बढ़ जाता है। इफिशियंसी कहने का मतलब दक्षता बढ़ जाता है। कितना बढ़ा देता है, तो 30% बढ़ा देता है। समझ में आ रही बात। हाँ, तो यहाँ पर इकोनोमाइजर का काम था कि जो ठंडा पानी आया था उस ठंडे पानी को क्या करना है, गर्म करना है, और ये वाला पानी फिर चल जाएगा कहाँ, बॉयलर में। कहाँ चल जाएगा, बॉयलर में। अब बॉयलर में जाएगा तो फिर वो वाला प्रोसेस होते रहेगा, कोई दिक्कत। तो इस वाले पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। क्या बोलते हैं बाबू, रैंकाइन साइकिल। क्या बोलते हैं, रैंकाइन साइकिल। कहता है जब हम भाप को एक जगह से दूसरा जगह और दूसरे जगह से फिर उसी जगह पे लाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम रैंकाइन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंकाइन प्रोसेस। तो देखिए, तो बॉयलर के पास क्या था, पानी। अब इस पानी को बदले थे भाप। क्या बदले, भाप। और इस भाप को ले गए कहाँ, टरबाइन के पास। कहाँ ले गए, टरबाइन के पास। टरबाइन पे जब गिराएं तो टरबाइन क्या होने लगा, घूमने लगा। अब टरबाइने से जोड़ रहे हैं किसको, जनरेटर के। किसको जोड़े हैं, जनरेटर से। तो बताइए टरबाइन जब घूमेगा तो जनरेटरों घूमेगा कि नहीं घूमेगा। और हम बताए थे जनरेटर एक ऐसा युक्ति है जिसको अगर इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा दीजिएगा तो आउटपुट में क्या देगा, विद्युत ऊर्जा। क्या देगा, विद्युत ऊर्जा। तो क्या यहाँ से हमको मिल गया विद्युत ऊर्जा। तो सबसे पहले हम क्या किए, पानी को गर्म किए। किसके मदद से, बॉयलर के मदद से। ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबसे पहले हम क्या किए, बॉयलर की मदद से पानी को कोची गर्म किए। गर्म करने के बाद इसको बदल दिए कोची में, भाप में। कोची में बदले, भाप में। उस भाप को ले गए सुपर हीटर के पास। सुपर हीटर के पास इसीलिए ले गए क्योंकि इसमें जो भाप था उसमें थोड़ा बहुत पानी की मात्रा था। तो सुपर हीटर में जैसे ही गया वो पानी क्या हो गया, भाप में बदल गया। किस में बदल गया, भाप में। अब इसके अंदर जो भाप है उसमें किसी भी प्रकार के पानी की मात्रा नहीं है, यानी एकदम सूखल भाप है। कौन है, सूखल भाप। अब इस सूखा हुआ भाप को भेजे कहाँ, स्टीम टरबाइन के पास। किसके पास। अब देखिए स्टीम टरबाइन इसका क्यों नाम दिए, क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है स्टीम से, भाप से चल रहा है, इसलिए इस टरबाइन का नाम दिए स्टीम टरबाइन। अगर यहीं पर ही पानी गिराते तो इसका नाम देता है हाइड्रो टरबाइन। क्या देते हैं, हाइड्रो टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन क्यों नाम पता चला कि यहाँ से स्टीम आ रहा था इसलिए, और ये स्टीमें इसको घुमा रहा था इसलिए इसका नाम दे दिया टरबाइन के स्टीम टरबाइन। अब टरबाइन जब घूमने लगा तो ये घूमेगा तो मिलेगा कुछ यांत्रिक ऊर्जा, इंग्लिश में बोले तो मैकेनिकल एनर्जी। कौन बाबू, मैकेनिकल एनर्जी। अभी मैकेनिकल एनर्जी दिए किसको, जनरेटर के, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुटल हैं। तो अब बताइए हथवा के घुमाएंगे तो अपने अपने ये हथवा घूम जाएगा कि नहीं। तो ये जनरेटर वो घूमेगा, और हम बताए थे कि जैसे ही जनरेटर घूमने लगता है उसके आउटपुट में हमको मिलने लगता है कुछ विद्युत ऊर्जा। तब विद्युत ऊर्जा हम उत्पन्न कर दिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर हमने यहाँ पर ही जो भाप बचा था उस भाप को हम बर्बाद नहीं करना चाहते थे, लॉस नहीं करना चाहते थे। अगर ऐसा करते तो पानी हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जरूरत पड़ता, और एक दो समय के बाद हर नदी क्या होता, सूखते चल जाता। नहीं, तो एक बार यहाँ हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट बनाते, 4 साल बाद गंगा नदी पर, 3 साल यमुना नदी के बाद, 4 साल सरस्वती नदी पर, 5 साल ब्रह्मपुत्र नदी, सब पानी सुखाते जाओ और कूदते जाओ। तो ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, नहीं। तो उस भाप को हमको फिर से बदल दिए किसमें, पानी में। किसमें, पानी में। किसके मदद से, कंडेंसर के मदद से। किसके मदद से, कंडेंसर के मदद। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज कंडेंसर, तब बोलिएगा कंडेंसर एक ऐसा युक्ति है जो कि भाप को बदल देता है किसमें, द्रव में या पानी में। किसमें, पानी में। तो यहाँ से हमको मिल गया कुछ पानी में। लेकिन अभी जो पनिया था वो ठंडा था कि गर्म था, गर्म था। तो उस पानी को हमको अभी करना है कुछ ठंडा। क्या करना है, ठंडा। तो उसके लिए हमने लगाया कूलिंग टावर। क्या लगाया, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का बस इतने काम था कि गर्म पानी को बदल देना है ठंडा पानी में, बस इतने काम होगा, वो चुपचाप बैठ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमने बताया कि जब ऐसा प्रोसेस होता है तो उस दरमियान 1% पानी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कितना परसेंट, 1%। तो आपसे पूछेगा कि अगर कोई रैंकाइन प्रोसेस होता है तो पानी में कितना प्रतिशत का लॉस होता है, तो कितना परसेंट, 1%। कितना परसेंट, 1%। अब 1% पानी लॉस हो गया तो पनिया को फिर से देना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ से लेंगे, नदी से। कहाँ से, नदी से। अब जो भी नदी पे लगाएं तो नदी पे
अगर तालाब के पास लगाएं तालाब पे, या फिर आप किसी डैम के पास लगाएं तो डैम से, जहां से हमको जरूरत है, जैसा स्रोत होगा पानी का, उस पानी के स्रोत से हम ले लेंगे। अब लेने के बाद इसको हम भेजेंगे कहाँ? इकोनोमाइजर के पास। कहाँ भेजेंगे? इकोनोमाइजर के पास। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर, यानी इकोनोमाइजर का क्या काम है। तो इकोनोमाइजर का काम यही है कि जो ठंडा पानी आ रहा था उस ठंडे पानी के तापमान में वृद्धि करना। क्या करना? तापमान में वृद्धि करना। देखिए यहाँ तापमान में कम करे वाला लगाएं और यहाँ लगाएं तापमान में वृद्धि करने वाला। तो यहाँ पर इकोनोमाइजर का काम क्या हुआ? ठंडा पानी के तापमान में वृद्धि करना। वृद्धि करने से क्या फायदा मिला? तो अभी बताएं कि यहाँ बाबू 25 डिग्री पानी वाला लाएंगे ठंड का, तो फिर ओकरो बदलना है कहाँ? 100 डिग्री था। तो बताइए 4 किलो कोयला जलाएंगे तब होगा, लेकिन पहले से अगर 180 डिग्री सेल्सियस पहुंचल रहे तो मात्र 20 डिग्री, तो वहां पर ही 4 किलो कोयला जलवे पड़ेगा। 2 किलो कोयला में हमारा काम निपट जाएगा। तो पहला तो काम हो जाएगा, कोयला में क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। अब कोयला में बचत होगा तो ओवरऑल इफिशियंसी, दक्षता जो होगा इस पावर प्लांट का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इकोनोमाइजर का काम था ठंडा पानी को क्या करना? गर्म पानी में बदलना। अब यही इकोनोमाइजर से जाएगा कहाँ? बॉयलर के पास। कहाँ जाएगा? बॉयलर के पास। अभी बॉयलर फिर से वही काम करेगा जो शुरू में बताए थे वही। अब देखिए जब यहां से हम फर्नेसवा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एकदम डायग्राम याद होना चाहिए। फर्नेस कहाँ रहेगा? बॉयलर के नीचे। तब फर्नेसवा में जब जाएगा तब कोयला जलाते जलाते कोयलवा में राख बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ओकरा निकाले पड़ेगा ना। तो यहाँ से देखिए ऐस हैंडलिंग, ऐस मतलब होता है राख। कौची बाबू? राख। तो इसलिए जो फर्नेस था वहां से जो कोयला जलने के बाद अवशेष बचा था, अवशेष समझ में आ रहा है ना? अवशेष जो था उसको हमने ला दिया, जिसको बोला ऐस। क्या बोला? ऐस। यानी कोयला जलने के बाद जो राख बचा अब ओकरे में छोड़ देंगे तब भर जाएगा ही ना। तो इसको समय समय आदमी उसको क्या करता है? अब हाथ से नहीं निकालेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी रहता है कि इसके आसपास आप जा भी नहीं सकते हैं। तो सब के सब क्या होता है? दूरी से करते हैं, या फिर अब ऐसा टेक्निक आ गया है कि आप ऑटोमेटिक भी करवा सकते हैं सेंसर लगा के। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से अब इसको लेते हैं। अभी ऐस जो है वो बच गया, अब इसको वहीं पर रखेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं? तो इसको फिर ट्रक में भरेंगे और जहाँ इसको जगह मिलेगा वहाँ जाके इसको उछाल देंगे। नहीं, अब सोचिए अब वहीं पर ही रख ले रहिएगा तो जगह ही है, फिर क्या हो जाएगा? भर जाएगा। फिर कोयलवा के नहीं रखिएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि जैसे निकलते जाता है ट्रक में भर भर के इसको क्या करते हैं? डम यार्ड में, यानी जहां हमको इस कचरा को ले जाके फेंकना होगा वहां पर ही हम फेंक देंगे। या फिर इसका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नितिन गडकरी का भी विजन देखवे किया होगा, जब यहाँ ये वाला जो जलता है उसको हम रोड के कंस्ट्रक्शन में भी डाल देते हैं। समझ वाली बात? या सीमेंट के फैक्ट्री वगैरह रहता है वहां पर भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जब कोयला जलेगा तो धुआं भी तो निकलेगा। तो धुआं निकले वाला सिलेंसर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं तो अकबकाक मर जाइए ओकरे में। तो देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए एक लगाते हैं हम यहाँ ड्राफ्ट फैन। क्या लगाते हैं? ड्राफ्ट फैन। जैसे किचन में आप लोग देखते होंगे कि मिर्चाई, धनिया, गुंडी सब डालते हैं तो सुरसुरी लगे लगता है कि नहीं? तब देखिएगा चौमीन वाला जो दुकानिया रहता है ना, वो आगवा में एगो ऐसे लगेले रहता है, पंखा लगेले रहता है कि नहीं? या अंदर वाला जो गैस था उसको क्या करता है? बाहर करता है। तो ई वाला रूम के बगल वाला रूम में जाइएगा तो वो अंधार नहीं, एक ढेर मनी खिड़की, तो ड्राफ्ट फैन की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन बगल में जाइएगा ये बगल वाला रूम में तो उन्हें में वेंटिलेटर में एगो पंखा लगल है, यानी बाहर वाला अंदर वाला हवा को क्या करना है? बाहर फेंकना है। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्राफ्ट फैन का। किसका? ड्राफ्ट फैन का। अब बताइए कि जब हमारा हलवाई जो रहता है वो देखिएगा कि कोयल वाला भट्टिया जलावे ले, या तो पंखा ऐसे से हुलाते रहता है या छोटका वो पंखा लगा देता है, काहे? कम समय में जल्दी से भट्टी जुट जाए। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? बाहर से एगो भट्टी मंगाते हैं, या बाहर से हम हवा के लिए लगाते हैं, जिसको बोलते हैं इनटेक फैन। क्या बोलते हैं? इनटेक फैन। तो याद रखिएगा इनटेक फैन का काम है बाहर वाला हवा को अंदर भेजना, और ड्राफ्ट फैन का काम है कि अंदर वाला हवा को बाहर फेंकना। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया थर्मल पावर प्लांट का ये लेआउट डायग्राम? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले अगर थर्मल पावर प्लांट की बात किया जाए तो सबसे पहले होता है कि हमारा कोयले के पास जो हमारा उष्मा है, कौन सा उष्मा बाबू? उष्मा ऊर्जा। क्या? उष्मा ऊर्जा। उस उष्मा ऊर्जा से अगर हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे तो उस प्रकार के पावर प्लांट को बोलेंगे हम थर्मल पावर प्लांट। और सबसे स्टार लगा के और रट के रहना है कि जो ये कार्य करता है वो किस कार्य पे काम करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि
पेड़ पौधा खाना बनाता है तो खाना बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसी प्रकार से इस पूरे पावर प्लांट में हमने कोयले के दहन ऊर्जा को बना दिया किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंकाइन प्रोसेस या रैंकाइन साइकिल। क्या बोलते हैं, रैंकाइन साइकिल। तो आपसे पूछेगा कि वर्किंग ऑफ या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर प्लांट, रैंकाइन साइकिल। याद रहेगा, याद रहेगा। एक नंबर 3 गो स्टार लगा के लिख लो। क्या बजा बबुआ, 11। देखो पहले हेडिंग बनाएंगे थर्मल पावर प्लांट, नहीं वो तो बाद में लिखाए थी जाएंगे, एक का करके सब ने लिखाएंगे। इकोनोमाइजर का क्या काम है, बॉयलर का क्या काम है। पहले थर्मल पावर प्लांट में डैश देके लिखिएगा, थर्मल पावर प्लांट में डैश देके लिखिएगा। लिखेंगे वैसा पावर स्टेशन, वैसा पावर स्टेशन, वैसा पावर स्टेशन, वैसा पावर स्टेशन जहाँ जहाँ कोयले को दहन करके, वैसे पावर स्टेशन जहाँ कोयले को दहन करके, जहाँ कोयले को दहन करके, दहन करके, दहन करके, दहन मतलब समझ रहे हो ना, जला के, दहन करके उसके गुप्त, उसके उष्मा ऊर्जा को, उसके उष्मा ऊर्जा को, उसके उष्मा ऊर्जा को, देखो हिंदी में का की के गलती हो सकता है, बस हमारी भावनाओं को आप समझिएगा। नहीं उतना हम हिंदी के प्रख्याता नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में लिखा रहे हैं। क्या लिखे हैं, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, उसे उसे थर्मल पावर प्लांट, उसे थर्मल पावर प्लांट, थर्मल हिंदी में ना लिखो, बढ़िया ना लगता है, इंग्लिश में लिखे THERMAL, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और OR और या और स्टीम पावर प्लांट, भाप ऊर्जा केंद्र, हिंदी होता है कुछ भाप ऊर्जा केंद्र, स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट कहते हैं, स्टीम पावर प्लांट कहते हैं। अगला पॉइंट में लिखेगा, अगला पॉइंट में लिखेगा, लिखेगा थर्मल पावर प्लांट, अगला पॉइंट बना के थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पे, थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन, राते से हिंदी खोजते हैं रैंकाइन के, हर जगह रैंकाइने मिलता है, ठीक है। तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो रैंकाइने लिखेगा, और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं रैंकाइन साइकिल, जना रहा है ना, रैंकाइन, या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं रैंकाइन साइकिल पे कार्य करता है, रैंकाइन साइकिल पे, रैंकाइन साइकिल पे कार्य करता है, रैंकाइन साइकिल पे कार्य करता है। अब ध्यान से समझिए, रैंकाइन साइकिल कहते किसको हैं, खाली यहीं इस्तेमाल नहीं होता, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि रैंकाइन साइकिल किसको कहता है। तो कहता है यदि भाप के पास जो ऊर्जा होगा उस ऊर्जा का इस्तेमाल यानी यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करेंगे तो उस प्रकार के प्रोसेस या साइकिल को हम क्या बोलते हैं, रैंकाइन साइकिल कहेंगे। जहां पर भी भाप का इस्तेमाल हो जाएगा वहां पर ही उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रैंकाइन साइकिल। तो यहाँ पर ही तो छूछे हमारा क्या हो रहा था, भापे के पूरा क्रियाक्रम हो रहा था, इसलिए इस प्रोसेस के नाम हम दे दें कौन सी, रैंकाइन प्रोसेस। अब लिखिएगा अगला में पॉइंट में, अगर देखा जाए तो हर पावर प्लांट का अलग अलग क्या होता है, इफिशियंसी होता है, दक्षता। तो इसमें लिखिएगा थर्मल पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी या दक्षता, थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी या दक्षता लिखाएगा,
हाँ लिखिए, जो लिखना मन है, इफिशियंसी लिखना है तो इफिशियंसी लिखिए, ना तो दक्षता है तो दक्षता, और सिंबल में लिखना चाहते हैं तब ऐसे, ठीक है, एन और नीचे में बड़ा सा इफिशियंसी या दक्षता लिखेंगे 29 से 30%, ऐसे लिखेंगे 29-30% होता है। बहुत कम नहीं ना लग रहा है? हाँ 29 या 30, कहीं कहीं अब दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या 29 रहेगा या 30 रहेगा, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन से कि 29 है तो 29 मानना है, 30 है तो 30। अभी कहिए सर 29 भी रहेगा 30 भी, तो उतना भी बुढ़वा को ना है, बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ के ओकर बाद वो क्वेश्चन सेट करता है, तो इसलिए 29 रहेगा तब 29 मारना है, और 30 रहेगा तो 30 मारना। तो बताइए थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी कितना होता है? 29%। याद रखो एक्यूरेट एकदम 29 होता है। क्या होता है? 29। तो थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी कितना? 29%। कितना? 29%। चलिए आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, लिखेंगे थर्मल पावर प्लांट के लाभ, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ए बाबुआ ये वाला फिगरवा बनेगा तो नहीं से? नहीं बनेगा? हाँ घरे पर कह रहे हैं, तो गूगल है ना, तो गूगल में लिखना लेआउट डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट, एकदम सॉलिड एक बनाना है, ठीक है, बनना चाहिए, बार बार देखिएगा तब ना याद होगा। बनेगा? नहीं बनेगा तो हम अपन हाथ से बना के बताते हैं, यही वाला बनाएंगे हम, ट्राई कीजिएगा, वाला जगह छोड़ दीजिए, वहां पर ये वाला फिगर बना लीजिएगा। अरे ये सब नहीं दिखाना है, तुम्हारे लिए नहीं है, सिंपल खाली 4 गो फिगर नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक है, अपना हाथ से बनल। बहुत अंतर है। ई कंडेंसर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडेंसर है, समझ आ रही बात? इस कंडेंसर का काम है कि चार्ज को स्टोर करना। क्या करना? स्टोर करना। यहाँ चार्ज के खेला हो रहा है नहीं ना, वो कंडेंसर अलग है। अरे वही कंडेंसर है। अरे वही बता रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग करंट की आवश्यकता ज्यादा होता है। ठंडा क्यों करते हैं? यही तो बात है, ठंडा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको यहाँ से लेके जाना है, तो प्रेशर यहाँ पर हाई रहता है, समझ रही बात? और प्रेशर उसको कम करेंगे और उसके बाद फिर कम करने के बाद उसको ज़्यादा करते हैं, तभी करना पड़ता है। नहीं आगे से हाइड्रो पावर प्लांट में पढ़ना यार, वही ज़्यादा पढ़े के बाद यही होता है, कम अलकत गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान होने पर यही होता है। पेन स्ट्रोक की बात होता है कहाँ? हाइड्रो पावर प्लांट। हम पढ़ा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट, एक एक शब्द नहीं आपको इधर उधर होवे देंगे। हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ाएंगे तो पेन स्ट्रोको पढ़ाएंगे, सर्ज टैंक भी पढ़ाएंगे, रिजर्वायर भी पढ़ाएंगे, टरबाइन भी पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ टरबाइन भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, सब चीज़ें पढ़ाएंगे। जो सिलेबस में है उसको उससे 10% एक्स्ट्रा पढ़ा के चलेंगे। तो फिगर आपको बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपना हाथ से भेजेंगे आपको ग्रुप में, ठीक है? ठीक, ग्रुप में भेज देंगे आप। ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, ठीक है, हम अपना हाथ से जो बना के भेजेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा एडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट। आइए, एडवांटेज कहने का मतलब होता है बाबू लाभ। कोची बाबू? लाभ। कि क्या क्या लाभ है, तो यहाँ पर जितना भी ध्यान से सुनो, लिखना नहीं है, सब चीज अब ये कर लेगा जी। जना ब्याह होता है तना बच्चा नहीं होता है, इंतजार करना पड़ता है। यहाँ देखो एडवांटेज ऑफ अब एक हिंदी देखा जाए तो लाभ किसका बाबू? या गुण, कोची या गुण किसका? थर्मल पावर प्लांट का। किसका? थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए किसी भी थर्मल पावर प्लांट हो चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, उसका लाभ या हानि कभी उसको आप देख के बता ही नहीं सकते हैं, इसको तुलना करके बताते हैं। किसको? इसमें लाभ हानि जो है वो तुलना करके बताते हैं। जैसे तुलना किसको से करेंगे? तो और सारे जो पावर प्लांट है उससे तुलना करेंगे। तब पिछले क्लास में चर्चा किए थे रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, चर्चा किए थे, याद है कुछ? बताओ इंस्टॉलेशन कॉस्ट किसको कहते हैं?
अपनी भाषा में टूटल फूटल जैसे भी पढ़ी थी ना। बताइए इंस्टॉलेशन कॉस्ट किसको बोलते हैं? यानी शुरू शुरू उसको खरीदने में जितना पैसा लगेगा उसी को हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और उसको चलाने में जितना खर्चा आएगा उसको बोलेंगे रनिंग कॉस्ट, और उसको रख रखाव में जो पैसा खर्चा आएगा उसको मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पर ही देखिए अलग अलग पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट यानी शुरू शुरू खरीदने में पैसा अलग अलग लगता है, उसको चलाने में पैसा भी अलग अलग लगता है, उसी प्रकार उसको रखने में भी पैसा अलग अलग रहता है। तो थर्मल पावर प्लांट का सबसे पहला एडवांटेज है कि अगर डीजल पावर प्लांट की बात किया जाए, समझ वाली बात, डीजल पावर प्लांट को चलाने के लिए सबसे पहले जरूरत होगा डीजल इंजन का और डीजल ऑयल का। किसको? डीजल ऑयल। डीजल ऑयल समझते हो ना? अरे करुआ नहीं, करासन तेल या डीजल तेल। तो वो 108 रुपये लीटर है, चाहे 105 रुपये लीटर है, तो 1 लीटर लेने में हमको 108 रुपया लगेगा। लेकिन कोयले को चलाने के लिए हमको चाहिए कोयला, और कोयला है हमको 5 रुपये किलो। तो हम बोल सकते हैं कि जो ईंधन का दाम है वो दोनों में, या बोल सकते हैं ईंधन का जो दाम है वो थर्मल पावर प्लांट में वो क्या है? कम है। तो जो चीज़ हमारे लिए फायदेमंद होता है वो लाभ होता है, और जो चीज़ हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक होता है या हमारे लिए घाटा होता है, वो हमारे लिए उसको हम कहते हैं कुछ हानि है। क्या है? हानि। तो अब बताइए इसको चलाने के लिए कोयला लग रहा है और कोयला सस्ता है, तो हमारे लिए फायदा है कि घाटा है? फायदा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो फ्यूल या ईंधन का इस्तेमाल करते हैं उस ईंधन का दाम क्या है? कम है, तो वो हमारे लिए क्या है? फायदा है। क्या है? फायदा है। इसमें दूसरी बात, जब भी हम थर्मल पावर प्लांट को लगाते हैं तो इसमें जगह की आवश्यकता कम पड़ता है। अब कह दीजिए सर कम पड़ता है कैसे? ज़्यादा पड़ता है, लेकिन कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी तुलना करना पड़ेगा। अगर एगो हाइड्रो पावर प्लांट बन रहे हैं और एगो हम थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट में बनाने के लिए जगह ज़्यादा जरूरत होगा, थर्मल पावर प्लांट में बनाने के लिए जगह कम पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रो में हम क्या करते हैं, तो हम तुलना करते हैं। तो अभी देखिए डैम बनाइएगा पहले, रिजर्व अथी में हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करना पड़ेगा? डैम बनाना पड़ेगा। डैम बनाने के बाद पानी जमा करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें जगह की जो आवश्यकता होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में हमको जगह की आवश्यकता कम पड़ता। तो हम बोल सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में जो एरिया की जरूरत है यानी जो जमीन की आवश्यकता है वो कम होता है। किसके अपेक्षा में? हाइड्रो पावर प्लांट के। खाली कम कह दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, समझ वाली बात। किसके अपेक्षा में कम लगता है? तो हाइड्रो पावर प्लांट के अपेक्षा में। कोई दिक्कत? तो दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा कहता है कि इसको हम बोल सकते हैं शुरुआती में बैठाने के लिए या इसको शुरू बनाने में हमको हाइड्रो पावर प्लांट की अपेक्षा इसमें पैसा कम लगता है। वहाँ पर पैसा कहाँ ज़्यादा लगता है? तो डैम बनाने में करोड़ों रुपया चल जाता है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए वहाँ हाइड्रो पावर प्लांट, जैसे मान लीजिए 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमको क्या करना है? उत्पादन करना है। तो 100 मेगावाट हम हाइड्रो पावर प्लांट से भी कर सकते हैं और 100 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट से भी कर सकते हैं। तो दोनों के बनाने के लिए हमको पावर प्लांट बनाना पड़ेगा, और दोनों का यूनिट क्या है? 100 मेगावाट है। कितना है? 100 मेगावाट। तो देखिएगा, तो जब शुरू 100 मेगावाट को बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए अगर हम बनाएंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए पैसा ज़्यादा लगेगा और थर्मल पावर प्लांट में कम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसका कम होगा। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रो पावर प्लांट के कंपैरिजन में। तो लाभ समझ में आया क्या क्या होगा? तो लिखिएगा पहला पॉइंट में लाभ में लिखिएगा लागत मूल या ब्रैकेटवा में लिख लीजिएगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंग्लिश लिख देते हैं यहाँ, लागत मूल या इंस्टॉलेशन कॉस्ट। लागत मूल या इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होता है किसी हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में, किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में। हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में। दूसरा पॉइंट लाभ में लिखेंगे ईंधन का दाम
डीजल पावर प्लांट की तुलना में, डीजल पावर प्लांट की तुलना में, डीजल हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डीजल पावर प्लांट की तुलना में। अब क्यों ज़्यादा लग रहा है, समझ में आया बाबू? इसमें कम क्यों लगेगा? क्योंकि डीजल पावर प्लांट को चलाने के लिए हमको डीजल चलाना पड़ेगा, और डीजल चलाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? डीजल तेल। और डीजल तेल बताओ कैसे रुपये लीटर है? 100 रुपये लीटर। अब 100 रुपये लीटर ज़्यादा आपको सस्ता लग रहा है कि 10 रुपये किलो कोयला? 10 रुपये कोयला, तो जाहिर सी बात है ईंधन का दाम इसमें क्या होगा? कम लगेगा। तो लिखिएगा ईंधन का दाम क्या लिखें? डीजल पावर प्लांट की तुलना में, डीजल पावर प्लांट की तुलना में कम लगता है, कम लगता है, कम लगता है। क्योंकि 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 डीजल तेल, क्योंकि डीजल तेल, क्योंकि डीजल तेल की तुलना में, डीजल तेल की तुलना में कोयले का दाम, तुलना में कोयले का दाम, कोयले का दाम, कोयले का दाम कम होता है, कोयले का दाम कम होता है। एक बार आईटीआई में, अच्छा ऐसा तो नहीं है कि बीएचपीसीएल के लिए आए हैं तो खाली बीएचपीसीएल के फार्म भरेंगे। जैसे अभी आपका एलए में आरसी में आल है, समझ आ रही बात? जैसे एनपीसीआई में आता है, बार्क में आता है, तो जो पढ़ रहे हैं उस सब के लिए है, समझ आ रही बात? तो ऐसा नहीं है, देखते रहिएगा कि कहाँ हमारा नॉन टेक्निकल के लिए आ रहा है, समझ आ रही बात? आईटीआई के लेवल पर उस सब जगह उसको भरते जाना है, समझ आ रही बात? तब पिछला बार एनपीसीआई में एग्जाम में पूछा था कि बताइए थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? किसका? बहुत बढ़िया, किसका होता है? कोयले का। किसका? कोयले का। अगर कह दे हाइड्रो पावर प्लांट में ईंधन का उपयोग किसका किया जाता है? तो जल का। किसका? जल का। उसी प्रकार से अगर कह दे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन का उपयोग किसका किया जाता है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का या थोरियम का। किसका? यूरेनियम का या थोरियम का। कोई दिक्कत? तो यहाँ से वो सवाल आ जाएगा कि थर्मल पावर प्लांट में ईंधन में किसका उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में? तो आएगा कोई चीज, कोयला, लकड़ी, समझ आ रही बात? तेल, या फिर आज आपको दे देगा यूरेनियम। तो कहाँ होना चाहिए? कोयला में।